आगे बढ़ाते हैं और जूरिस्प्रूडेंस में आपका जो पढ़ाया जा रहा था उसमें से निश्चित तौर पे आपको कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में जहां जूरिस्प्रूडेंस हो, 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं। आपका जूरिस्प्रूडेंस में हम प्रिंसिपल बता रहे थे या डॉक्ट्रिन बता रहे थे, यानी कि सिद्धांत कुछ बता रहे थे और उन्हीं सिद्धांतों को हमें और आगे बढ़ाना है। जहाँ तक हमने सिद्धांत बताया था, ग्रैंड नॉर्म या मूल मानक का सिद्धांत हमने बताया था और ये सिद्धांत देने वाले थे हेंस केल्सन। हेंस केल्सन के बारे में पिछले लेक्चर में आपको 4-5 पॉइंट अलग से भी बताया गया और कैसे आपका जे में किस मॉडल का क्वेश्चन बनता है ये भी आपको बताया गया। अगला आइए हम देखते हैं आपका जो अगला सिद्धांत है उपयोगितावाद का सिद्धांत। उपयोगितावाद का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मी बेंथम थे। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि उपयोगितावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो उपयोगितावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मी बेंथम थे। जर्मी बेंथम जब भी पढ़िए, इन्होंने आपका और भी सिद्धांत दिया है। आपका कह सकते हैं कि सुख दुख का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत, प्लीज एंड पेन का सिद्धांत। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सुख दुख का सिद्धांत किसने दिया था, तब भी आपका जवाब रहेगा जर्मी बेंथम ही। इसके बाद जर्मी बेंथम पर जो अगला क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में, वह ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम समादेश का सिद्धांत किसने दिया था। तो अगर क्वेश्चन सर्वप्रथम लिखा रहे, यानी कि फर्स्ट टाइम लिखा रहे, तो आप जर्मी बेंथम मार कर आइए, यानी कि सर्वप्रथम समादेश का सिद्धांत जर्मी बेंथम द्वारा दिया गया। फिर इन पर जो यूपीजे ने अगला क्वेश्चन बनाया है, वह बनाया है डागला, यानी कि डागला का सिद्धांत किसने दिया। तो यहां से आपका 2 क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है, गलत न हो। डागला की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो आपका जवाब रहेगा जर्मी बेंथम ने प्रस्तुत की। जर्मी बेंथम ने प्रस्तुत की। अब अगला मॉडल आपका ये बन सकता है कि डागला का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपका जवाब रहेगा पूर्व निर्णय से संबंधित है। पूर्व निर्णय का मतलब जुडिशियल प्रेसिडेंट से संबंधित है या आपका नजीर से संबंधित है। यानी कि डागला का सिद्धांत जर्मी बेंथम ने दिया और ये यूपीजे में आ भी चुका है। और ये जो सिद्धांत है ये किससे रिलेटेड है, अगर नया क्वेश्चन बन जाए तो आपका जवाब रहेगा जुडिशियल प्रेसिडेंट से संबंधित है या न्यायिक पूर्व निर्णय हम कह सकते हैं, हिंदी में, उर्दू में नजीर कहा जाता है। अब आपका कोई पूछ ले कि डागला का सिद्धांत है क्या, तो डागला का सिद्धांत मैं 2 लाइन में बता रहा हूँ। डिटेल में आपको जब जूरिस्प्रूडेंस 1-2 दिन में शुरू होगा तो आगे डिटेल में आपको बताया जाएगा। लेकिन डागला का मतलब ये हुआ कि जर्मी बेंथम ये कहते हैं कि जिस प्रकार कोई मानव है और वह कभी स्वीकार नहीं करता कि वह अपने कुत्तों के लिए कानून बनाएगा
लेकिन कानून चोरी चोरी चुपके चुपके अपने कुत्तों के लिए बना ही देता है। उसी प्रकार न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश कभी नहीं कहते कि हम विधि का निर्माण करता है, विधि को हम बनाते हैं। बस उनका ये कहना रहता है कि हम तो केवल विधि का इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं। बनाने का कार्य तो लेजिस्लेचर का है, विधायिका का है, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके अर्थात निर्णय देते समय उसी में कोई न कोई नियम न्यायपालिका बना देती है। इसी को जर्मी बेंथम डागला कहते हैं। तो आपको अच्छे से तैयार रखना है। अगला सिद्धांत देखा जाए आपका कह सकते हैं, और वह सिद्धांत जुड़ा है विद्वान सर हेनरी मेन का। सर हेनरी मेन की जहां तक बात है, आपका कई क्वेश्चन इस पर बने हैं। यानी कि सर हेनरी मेन जो विद्वान हैं, इन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया और किस प्रकार से यूपीजे में क्वेश्चन बना है, हमें वो भी लगातार अब देखना है। तो विद्वान का नाम हो गया सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन। अब इनके बारे में आपका 3-4 जो सिद्धांत हैं वो सभी एक जगह एकत्र कर लेना है। सबसे पहले इनका सिद्धांत देखना है, पूछा भी गया है कि किसने आपका समाज का तुलनात्मक अध्ययन किया। किसने समाज का तुलनात्मक या कंपैरेटिव अध्ययन किया, तो आपका जवाब रहेगा सर हेनरी मेन। दूसरा आपका पूछा जाता है कि किसने समाज को 2 वर्गों या 2 क्लास में बांटा। आपका पहला क्लास आपका स्थिर समाज या स्टैटिक सोसाइटी, स्थिर समाज, और दूसरा प्रोग्रेसिव सोसाइटी या प्रगतिशील या गतिशील। ये भी क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। फिर बता दिया जाए कि किसने समाज का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया, तो आपका जवाब रहेगा सर हेनरी मेन ने। फिर क्वेश्चन आ जाए किसने समाज को 2 वर्गों में बांटा, सर हेनरी मेन ने। कौन से वर्ग में वो बांटकर विधि का व्याख्या किए थे, तो पहला समाज जो था स्टैटिक यानी कि स्थिर या प्राचीन या आदिम समाज था, और दूसरा विकासशील या गतिशील या आपका कह सकते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी। फिर आपका क्वेश्चन बना है अगला कि किसने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया। किसने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया, ये भी यूपीजे में क्वेश्चन आ चुका है। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रास्थित से संविदा की ओर का सिद्धांत। प्रास्थित से संविदा की ओर का सिद्धांत। ये इंटरव्यू में भी आपका पूछा गया है यूपीजे में, बता दिया जाए। ये इंटरव्यू में आया था। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पूछा गया था। तो इंटरव्यू के लिए भी अभी से आपको तैयार रहना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए तैयारी एक दिन में नहीं हो जाती, अभी से आपका पूरी तरह दम लगा कर तैयार करना होगा। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट हम देखते हैं, जो हैसियत है या परिस्थिति है उसमें व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता बल्कि दूसरे के अधीन होता है, और संविदा में जो व्यक्ति होता है वह फ्री होता है, उसकी स्वतंत्रता कायम की जाती है। जैसे कि उदाहरण से 1-2 हम समझाते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठे। पहला हम उदाहरण देते हैं आपका महाभारत का द्रौपदी का।
युधिष्ठिर पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे, तो पति की यह हैसियत थी, यानी कि पति पत्नी पर कुछ अधिकार रखता था कि वह पत्नी के प्रति निर्णय ले सके। ये आपका हैसियत थी, यानी कि स्टेटस था। दूसरा राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण देख सकते हैं, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए आपका अपनी पत्नी और अपने बेटे इत्यादि को बेच दिया। तो क्या कोई पति अपने बेटे और पत्नी को बेच सकता है? ये उस समय पति की हैसियत थी कि वह पत्नी पर अधिकार रखता था, पत्नी की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन आपका जब समाज का विकास होता है, तो समाज के विकास के साथ साथ सर हेनरी ये मानते हैं कि ये इस हैसियत या यह स्टेटस ब्रीच होता है, भंग होता है। लोग स्वतंत्र होते हैं और किसकी ओर आगे बढ़ जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट की ओर आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात संविदा की ओर आगे बढ़ जाते हैं और संविदा में स्वतंत्रता होती है। अब इंटरव्यू में जो क्वेश्चन यहाँ से बना है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट से, उसको हमें गौर से देखना है। और वह इंटरव्यू में जो क्वेश्चन बना है वह आपका क्वेश्चन बना है इस पर आईपीसी के सेक्शन 497, यानी कि आईपीसी का सेक्शन, याद रखिए आईपीसी के किस सेक्शन से बना है क्वेश्चन? 497 से बना है। एडल्ट्री या जार कर्म का अपराध या जारता का अपराध। एडल्ट्री में आपका ये होता था, थोड़ा बहुत एक लाइन समझाना पड़ेगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा जाकर। पति पत्नी तथा वो, यानी कि ये हस्बैंड हो गए पति, और ये बी पत्नी हो गई, ए पति हो गए, और सी थर्ड पर्सन यानी कि वो हो गया। ओ का मतलब होता है जार। ओ का यहाँ मतलब किससे निकाला जाएगा? जार से। तो आप फिल्म भी देखे होंगे पति पत्नी और वो, तो आखिर वो कौन है? जार हैं। जार हैं, तो इसको समझने का प्रयास करिए। कोई विवाहिता स्त्री किसी अन्य व्यक्ति यानी कि ओ से शारीरिक रिलेशन बनाती थी और स्त्री की सम्मत से रिलेशन बनता था, लेकिन हस्बैंड कंसेंट नहीं होती थी, तो इस अपराध को एडल्ट्री या जार कर्म का अपराध कहा जाता था। इसमें जो विक्टिम होता था, जो आहत होता था, जो पीड़ित होता था, वह पति होता था। और पति चाहे तो जार यानी कि वो पर मुकदमा करे और चाहे तो न करे, ये किसकी इच्छा पर निर्भर करता था? पति की। अर्थात पति की वह हैसियत थी, स्टेटस था कि वह जार के विरुद्ध चाहे तो मुकदमा करे चाहे तो न करे। जबकि अपराध किसके प्रति किया जाता था? पत्नी के प्रति। और विक्टिम कौन होता था? पति। तो 2018 में जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने ये बता दिया कि सेक्शन 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अवैध है, असंवैधानिक है। क्योंकि ये समता के अधिकार का वायलेशन करती हैं। और स्पष्ट बता दिया कि पत्नी स्वतंत्र है, ये पति की हैसियत पर निर्भर नहीं करती और पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्वेश्चन 2018 यूपीजे में आ चुका है। आपका मैंने पिछली बार ही कि किस केस में कहा गया कि वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, तो जोसेफ साइन के बाद में कहा गया और 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। कुल बताने का मतलब एक लाइन ये रहा कि जो ये पति की का स्टेटस था वह स्टेटस ब्रीच कर दिया,
और पत्नी को स्वतंत्र कर दिया गया पति के चंगुल से, यानी कि ये शुद्ध रूप से जो सर हेनरी मेन का सिद्धांत है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, उस ओर ये सिद्धांत जाता है, यानी कि उसी सिद्धांत का क्या किया गया, पालन। अब आइए इसके बाद आपका एक सिद्धांत जो पूछा जाता है इसके रिवर्स गियर में हम देखेंगे, और ये भी यूपीजे में आ चुका है, प्रोफेसर एलेन का सिद्धांत। प्रोफेसर एलेन ने सर हेनरी मेन के विपरीत सिद्धांत दिया और ये कहा कि अब जो सोसाइटी है वह रिवर्स गियर में जा रही है। रिवर्स गियर का मतलब ये हुआ कि पुनः सोसाइटी संविदा से किस ओर बढ़ रही है, स्टेटस की ओर, पारिस्थिति या हैसियत की ओर। फिर एक बार देखिए, ये क्वेश्चन भी यूपीजे में आ चुका है, यानी कि आपका कह सकते हैं कि प्रोफेसर एलेन ने ये कहा। अब क्वेश्चन मॉडल बना लिया जाए, किस विद्वान ने संविदा से पारिस्थिति की ओर का सिद्धांत दिया है, तो आपका जवाब रहेगा प्रोफेसर एलेन ने। संविदा से पारिस्थिति की ओर यानी कि पुनः जो ये स्वतंत्रता थी, अब व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य उनके स्वतंत्रता से नहीं बल्कि उनके स्टेटस से, हैसियत से, पारिस्थिति से गवर्न हो रहे हैं। तो यही इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन गया था यूपीजे में कि आखिर जो ये ओबीसी, एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर दिया गया है कि स्टेटस के, ये क्वेश्चन आपका बना है। फिर एक बार इस क्वेश्चन को समझिए, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जो ये ओबीसी, एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है, क्वेश्चन ये बना था कि वह जो रिजर्वेशन दिया गया है वह कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर दिया गया है कि स्टेटस के आधार पर। तो आप ये बताइएगा, स्टेटस के आधार पर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नहीं। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ाएंगे तो आगे और हम चर्चा करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस आ जाए तो क्या मार्कर आना है, प्रोफेसर एलेन मार्कर आना है। अगला आपका सिद्धांत देखा जाए, आपका रास्को पाउंड का सिद्धांत। रास्को पाउंड जो विद्वान हैं, रास्को पाउंड यानी कि जो विद्वान हम बता रहे हैं, रास्को पाउंड, रास्को पाउंड, इनका भी सिद्धांत बहुत बार यूपीजे में आ चुका है और इन्होंने जो सिद्धांत दिया सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि हिंदी में कहते हैं सामाजिक यांत्रिकी का सिद्धांत या सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत या सामाजिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत, जो भी कहिए, या सामाजिक यांत्रिकी कहिए, ये सिद्धांत किसने दिया है, आपका रास्को पाउंड ने। इस सिद्धांत का 2 लाइन हमें मतलब बताया जाए, जैसे इस समय भी आप देख सकते हैं आपका समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर ये बहस हो रही है कि मोदी जी ने जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, क्या उसमें सोशल इंजीनियरिंग का पालन किया गया है कि नहीं। निश्चित रूप से किया गया है और यही मीडिया वाले दिखा भी रहे हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है, पहले 2 लाइन ये समझिए। रास्को पाउंड ये कहते हैं कि समाज में व्यक्तियों के जो इंटरेस्ट होते हैं, हित होते हैं, वह भिन्न भिन्न होते हैं। तो कानून का काम ही है कि वह समाज में जो व्यक्तियों का हित है, उसमें जो टकराव है उसको दूर करे और दूर करते हुए
ऐसा कानून बनाया जाए कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो। तो आप मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़ सकते हैं। प्रत्येक वर्ग यानी कि जो प्रत्येक जाति बिरादरी के लोग हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में भी ये प्रयास किया गया है कि प्रत्येक जाति के कुछ न कुछ लोग और प्रत्येक पार्टी के कुछ न कुछ लोग मंत्रिपरिषद में रखे जाएं, ताकि अगले चुनावों में सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेला जाए। अगला सिद्धांत देखा जाए आपका सोशल सोलिडेरिटी का सिद्धांत। अब आपका डिग्वी महोदय आ जाइए। ये सारे सिद्धांत रट्टा मारने हैं, फिर बताया जाए, इसमें कोई आपका छूट नहीं मिलेगी। डिग्वी डिग्वी भी या ड्यूगिट कहा जाता है या डिग्वी। डिग्वी ने सोशल सोलिडेरिटी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सोशल सोलिडेरिटी का सिद्धांत किसने दिया। अब जो हिंदी में है हमेशा शब्द चेंज कर रहा है कंपटीशन में, इंग्लिश में तो एक ही आएगा सोशल सोलिडेरिटी, लेकिन आपका हिंदी में देखिए, हिंदी में शब्द लगातार चेंज कर रहा है। हिंदी में आपका कहा जाता है सामाजिक समेकता। सामाजिक समेकता का सिद्धांत किसने दिया? डिग्वी ने। फिर दे देगा पारस्परिक अन्योन्याश्रिता। पारस्परिक अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत दे दिया है, किसने दिया? तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं कि आपका डिग्वी ने, अर्थात एक दूसरे पर डिपेंड होना। आपका आसान भाषा में कह सकते हैं कि एक दूसरे पर निर्भरता। तो डिग्वी क्या कहते हैं ये देखा जाए, दो लाइन। इनका मानना ये है कि कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। आइए आपका कह सकते हैं कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में लाइव क्लासें चल रही हैं, उसी पर हम एक उदाहरण डिग्वी को लेकर सेट करते हैं। डिग्वी महोदय ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता, वह कुछ सीमित कार्य ही कर सकता है। अतः दूसरे कार्यों के लिए उसे दूसरे व्यक्तियों पर डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ। मैं केवल ला पढ़ा सकता हूँ, जीएस इंग्लिश इत्यादि नहीं पढ़ा सकता। अतः मुझे भी या आप लोगों को भी जीएस इंग्लिश मैथ इत्यादि के लिए दूसरे टीचरों पर निर्भर होना पड़ता है। और जो ये आपसी निर्भरता है, इसी को आपका डिग्वी महोदय सोशल सोलिडेरिटी कहते हैं। तो आगे हम बताएंगे डिटेल में। अगला आइए देखा जाए लॉ एंड मोरालिटी। पिछली बार 2 क्वेश्चन इस पर आया था। लॉ एंड मोरालिटी की जो व्याख्या की गई है वह आपका प्रोफेसर HLA हार्ट द्वारा की गई है। तो पहला क्वेश्चन ये बना कि विधि और नैतिकता की व्याख्या किसने की? तो सतर्क रहिएगा, किसने की? प्रोफेसर HLA हार्ट। 2 क्वेश्चन कोटेशन आया था, इसको हम आगे डिटेल में हार्ट का बताएंगे। अगला आइए देखा जाए, इसके बाद मैंने प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हितों का सिद्धांत। तो यहाँ आपका 2 क्वेश्चन बनता है, सतर्क रहना है। एक क्वेश्चन आपका, अब ईहरिंग का हम बताते हैं। पहला आपका ईहरिंग, ये विद्वान है ईहरिंग। देखिए सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये प्री के लिए भंडार आज बताया जा रहा है 1-2 दिन से। आपका 50% क्वेश्चन कल तक जितना मैं लेक्चर दे दूंगा, ये रिकॉर्ड है कि जे में आपका 50% क्वेश्चन उसी से आता है। 50% के लिए ही
हमें पूरा पंचौरा करना है, यानी कि पूरा सिलेबस पढ़ना है। 50% क्वेश्चन आपका इस हफ्ते निश्चित रूप से मैं तैयार कल तक करवा दूंगा। देखा जाए आपका इहरिंग महोदय, आखिर जो ये इहरिंग महोदय हैं इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, ये पूछा जाता है तो हितों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब यही क्वेश्चन अगर हल्का सा घुमाकर पूछ दे कि हितों की व्यापक व्याख्या किसने की, तो थोड़ा सतर्क रहना है। फिर एक बार देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट या हितों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो रुडोल्फ वान इहरिंग। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा बहुत एक लाइन घुमा दे कि हितों की व्यापक व्याख्या किसने की, तो जैसे ही व्यापक व्याख्या आए तुरंत विद्वान चेंज कर लेना है और वह मारना है आपका रास्को पाउंड, रास्को पाउंड। अगला सिद्धांत देखा जाए और अगला सिद्धांत है लिविंग लॉ, पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। लिविंग लॉ या सजीव विधि या जीवित विधि या जिंदा विधि, जिंदा विधि भी हम कह सकते हैं। देखिए जिंदा पर एक उदाहरण आपका बता दिया जाए तब जिंदा विधि चला जाए। आपका कहावत एक कही जाती है कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का, यानी कि जो हाथी जिंदा है वो 1 लाख में बिकेगा, तो मर जाएगा अगर हाथी तो उसका चमड़ा, मांस और जो हड्डियां हैं, दांत हैं, वो सब मिलाकर 1.25 लाख में बेचा जाता है। इस कहानी को सेट किया जाता है एविडेंस में, आपका ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस में ओरल एविडेंस को लिविंग एविडेंस कहते हैं, जीवित साक्ष्य कहते हैं, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य को आपका डेड एविडेंस या मृत साक्ष्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मरा हुआ साक्ष्य है ये जिंदा साक्ष्य पर प्रिवेल करेगा। और एविडेंस के चैप्टर 6 में प्रावधान है, एविडेंस के सेक्शन 91 से लेकर 100 तक में, जहां की दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा आपका ओरल एविडेंस को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो आइए फिर हम बैक हों। लिविंग लॉ का मतलब क्या हुआ, जीवित विधि का मतलब क्या हुआ। पहला समझना है कि ये सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत इहर्लिच ने दिया, इहर्लिच। दूसरा, लिविंग लॉ होता क्या है, तो जो लोग आपस में संव्यवहार जिस प्रकार से ट्रांजैक्शन करते हैं वही क्या है, कानून है। अगला आपका देखा जाए, कह सकते हैं कि जो अगला सिद्धांत हमें देखना है ओक जिस्ट का सिद्धांत, और हम देखते हैं सैवनी महोदय, यानी कि अब हमें जो विद्वान चलना है सैवनी को पढ़ाना है। और सैवनी महोदय ने ओक जिस्ट, ओक जिस्ट का मतलब हुआ लोक चेतना, लोक चेतना का सिद्धांत, या इसको हम कहते हैं जन चेतना, जन चेतना का सिद्धांत कहा जाता है। ओकजिस्ट या लोक चेतना या जन चेतना या अंतर चेतना का सिद्धांत, ये सिद्धांत आपका सैवनी ने दिया। ओकजिस्ट का मतलब ये होता है नेशनल स्पिरिट, अर्थात राष्ट्रीय भावना। आइए देखिए कैसे राष्ट्रीय भावना जागृत की जाती है, और राष्ट्रीय भावना को जगाकर आपका तमाम युद्ध भी हुए हैं और तमाम लोग सत्ता भी पाए, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि राष्ट्रीय भावना, नेशनल स्पिरिट को जगाया जाता है। देखिए कैसे नेशनल स्पिरिट जगती है, एक दो उदाहरणों से थोड़ा समझने का प्रयास करिए।
पहला उदाहरण हम ट्रंप का दे रहे हैं और दूसरा उदाहरण मोदी जी का दिया जाएगा। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति का अमेरिका के, तो उन्होंने बार बार कहा कि पहले अमेरिका वाले उसके बाद वाले, यानी कि राष्ट्रीय भावना उसने जगाई कि पहले क्या होना चाहिए, पहले वरीयता अमेरिका के लोगों को दी जाएगी और बाद में दूसरे लोगों को दी जाएगी, और सत्ता पर काबिज भी हो गए। मोदी जी भी 2014 के चुनाव में यही काम शुद्ध रूप से किए और पाकिस्तान को गाली देते देते थकते नहीं थे, ये पाकिस्तान ये पाकिस्तान, और 2 के बदले कितना सिर ला दूंगा 20, ये कहते थकते नहीं थे। और राष्ट्रीय भावना जागृत किए लोगों में कि कांग्रेस निकम्मी है, ये पाकिस्तान से मने 2-2 हाथ कर ही नहीं सकती, अतः भारत की रक्षा के लिए मेरा आना जरूरी है। और लोग राष्ट्रीय भावना में आकर वोट भी दिए, जीते भी। तो इसी को ओकजिस्ट कहा जाता है, आगे डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है, आपका सामाजिक उपयोगितावाद का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल यूटिलिटी। अगला सिद्धांत आपका पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल यूटिलिटी। ये सिद्धांत इहरिंग ने दिया, रूडोल्फ वान इहरिंग ने सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत दिया। अब कुछ सिद्धांत और 4-5 बचे हैं, इसको भी आज समाप्त कर दिया जाए ताकि कल से अगला चैप्टर उठाया जाए। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, आपका डिक्लेरेटरी थ्योरी, घोषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो डिक्लेरेटरी थ्योरी या घोषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक ब्लैक स्टोन थे। रट कर जाइएगा, पूछा जा चुका है, कौन थे? ब्लैक स्टोन। दूसरा क्वेश्चन ये बना है कि घोषणात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका जवाब रहेगा जुडिशियल प्रेसिडेंट से, या हम कह सकते हैं पूर्व न्यायिक निर्णय या नजीर। अगला आइए देखा जाए। अगला दंड के 5 सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कि आपका पनिशमेंट के 5 प्रिंसिपल दिए गए हैं। क्यों किसी अपराधी को दंडित किया जाए, ये 5 सिद्धांत सामंड ने बताए हैं। किसने बताए हैं? सामंड ने। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है कंकरेंट पजेशन का सिद्धांत किसने दिया? समवर्ती कब्जे का सिद्धांत किसने दिया? इंग्लिश में कंकरेंट पजेशन। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि कंकरेंट पजेशन का सिद्धांत आ चुका है यूपीजे में, किसने दिया? तो मार कर आइएगा सामंड। फिर एक बार देखिए, रट कर जाइएगा। कंकरेंट पजेशन का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका जवाब रहेगा सामंड ने दिया। इसके बाद आपका पूछा जाता है, कह सकते हैं जो पूछा जाता है, कुछ कोटेशन पूछे जाते हैं। आपका एक सिद्धांत अभी बता दिया जाए, जब कोटेशन पर आया जाए। प्राकृतिक विधि की परिवर्तनीय अंतर वस्तु का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में अभी हम बताते हैं। ये स्टेमलर का सिद्धांत है। ये क्वेश्चन भी यूपीजे में आ चुका है, जाकर आप साल पेपर देखिए। प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि की परिवर्तनीय अंतर वस्तु का सिद्धांत, अंतर वस्तु का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। तो आपका जवाब रहेगा स्टेमलर ने दिया था। इसको इंग्लिश में हम बता देते हैं
नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट्स, नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट्स का सिद्धांत किसने दिया? तो स्टेमलर ने दिया था। इसके बाद आपका लास्ट में आपका बता दिया जाए, लगभग आपका सभी सिद्धांतों को बता दिया गया। आपका लास्ट में एक कोटेशन बताया जाए जो ज़्यादा पूछा जाता है, और वह जर्मी बेंथम का कोटेशन है। ये प्राकृतिक विधि पर, नेचुरल लॉ पर अटैक करते हैं और ये कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद है, औलाद यानी कि पुत्र है, यानी कि सन है, जिसका कभी कोई फादर नहीं रहा है। ये क्वेश्चन भी यूपीजे में आ चुका है कि किसने ये कहा कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी संतान है, औलाद माने संतान होता है, जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा। तो आपका जवाब रहेगा जर्मी बेंथम ने। इस प्रकार जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं वह सिद्धांत हमने समाप्त किया। देखिए, पढ़ाते समय भी कुछ सिद्धांत आएंगे, तो जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए सूचना ये है कि आप कम से कम चैप्टर लिखने के बाद 8 या 10 लाइन छोड़कर तब अगली बातें लिखिए, क्योंकि बीच बीच में आपका कुछ बातें मिलेंगी जो वहीं क्या हम कराएंगे, ऐड कराएंगे।